हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी में लगे होंगे। और ऐसी आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी में कुछ मदद करने के लिए मैं ये सेशन लेकर आता हूँ। और आज के सेशन में जैसे कि आप जानते ही हैं कि रेलवे एग्ज़ाम 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं रेलवे की तरफ से, उन सब के लिए जैसे कि ELP, टेक्नीशियन, RPF, NTPC या ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम रीजनिंग सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ते हैं और रीजनिंग का एक टॉपिक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं एनालॉगी। एनालॉगी के 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। आज का सेशन हम पार्ट नंबर 3 करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो चलिए शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग के सेशन हो या फिर एनालॉगी के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हो, आप जाकर उनको ज़रूर देख लेना। बहुत ही अच्छा कंटेंट और बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमने डिस्कस किया है। एक एक बात को समझकर क्वेश्चनों की बहुत सारी प्रैक्टिस की है, इसलिए उन पार्टों को देखना बहुत ज़रूरी है आपको। मैं उन सारे सेशन का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, आप लिंक पर जाकर उन सभी सेशनों को देख लेना। चलिए, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास भी मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों की तैयारी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसलिए फिर एक बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, और सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एनालॉगी का पार्ट नंबर 3 करेंगे और इसमें इससे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने एनालॉगी पढ़ा और एनालॉगी का फर्स्ट टाइप पढ़ा था नंबर एनालॉगी, यानी संख्या समरूपता से जितने भी क्वेश्चन बने थे वो हमने सारे डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट सीखे थे और किस किस तरीके से बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हमने प्रैक्टिस किया था। आज के पार्ट में हम एनालॉगी का 2nd पार्ट डिस्कस करेंगे। एनालॉगी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके वर्ड सिमिलरिटी, यानी शब्द समरूपता। शब्द समरूपता से किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। देखिए, सेशन में आज का जो चीज़ें सीखने वाले हैं हम शब्द समरूपता से सीखने वाले हैं। लेकिन मैं पहले एक बात बता दूं आपको कि शब्दों से जो क्वेश्चन बनते हैं एनालॉगी में वो आपकी जनरल नॉलेज पर डिपेंड है, आपकी नॉलेज पर डिपेंड है कि आपने उन शब्दों को कितना पढ़ा है, आप उन शब्दों के बारे में कितना जानते हैं और उनको कितना समझते हो। शब्द समरूपता कितने प्रकार की हो सकती है, उसके कुछ टाइप्स निकाले हैं। पहले उन टाइप्सों को पहले समझिए कि किस किस टाइप के नंबर, किस किस टाइप के शब्द समरूपता के क्वेश्चन होंगे और उनको समझकर तब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, तो हम शब्द समरूपता के पहले टाइप्स समझेंगे और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, किस किस टाइप की शब्द समरूपता के क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी किस प्रकार की होगी यहाँ पर सुनिए। एक जैसे उपकरण और माप। उपकरण मतलब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है उन दोनों का संबंध भी
हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, यानी इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट दोनों। दूसरा मात्रक एवं इकाई, यानी यूनिट एंड जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। यानी मात्रा और उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है, ये बनने का क्वेश्चन। देश और देश की राजधानी, ये भी आपको सिमिलरिटी में क्वेश्चन बनेगा। देश और देश की मुद्रा, ये भी मिल जाएगा क्वेश्चन। राज्य और राज्य की राजधानी, व्यक्तिगत और समूह। व्यक्तिगत और समूह का मतलब जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जैसे कलाकार है, कलाकार एक व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति है, लेकिन बहुत सारे कलाकार मिल जाएं तो उसको बोलते हैं मंडली। यानी कलाकार और कलाकारों से मिलकर जो समूह बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, मंडली, यानी मंडल। ठीक है, एक तरीके से कलाकारों का मंडल। तो इस तरीके से एक व्यक्तिगत एक पर्सन हुआ और उनके ग्रुप से रिलेटेड उसको, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। व्यक्तिगत और निवास स्थान, कोई भी व्यक्ति है किस स्थान पर रहता है उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। अध्ययन और विषय, यानी कौन सा सब्जेक्ट किस विषय, यानी कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर पढ़ाया जाता है या किस चीज़ का ज्ञान हमें किस सब्जेक्ट में होता है, ये सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कार्यकर्ता और उत्पाद, यानी कोई भी व्यक्ति है काम करता है तो वो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करता है, यानी उसका उत्पादन क्या है। जैसे बढ़ई है, बढ़ई का उत्पाद क्या होगा, फर्नीचर। बढ़ई का उत्पाद क्या होगा, फर्नीचर। ठीक है, तो इस तरीके से कार्यकर्ता और उसका उत्पाद से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्यकर्ता और उसका उपकरण, कोई भी कार्य करता है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो उसके लिए क्या उपकरण यानी पूरी है। जैसे बढ़ई है तो बढ़ई के लिए क्या, आरी होता है। ठीक है, ऐसे टेलर है यानी दर्जी है, दर्जी के लिए कैंची या सुई, ये भी हो सकता है उसके उपकरण हुए। समझ गए, कार्यकर्ता और उपकरण। ऐसे आगे कार्यकर्ता और कार्यस्थल, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है कौन से स्थान पर कार्य करता है, तो कार्यकर्ता और कार्यस्थल से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। भाग और संपूर्ण, यानी कोई भी किसी भी संपूर्ण पार्ट का कुछ छोटा सा पार्ट, कोई संपूर्ण वैल्यू है, उस संपूर्ण वैल्यू के कुछ पार्ट दे रखा होगा, उसकी संपूर्ण वैल्यू क्या होगी ये बताना होता है। जैसे आर्क होता है, आर्क मतलब चाप होता है, उस चाप को बढ़ा दिया जाए, पूरा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, वृत्त, सर्किल बन जाता है। तो एक तरीके से आर्क हुआ एक भाग और सर्किल हुआ पूरा संपूर्ण पार्ट। ठीक है, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे शब्द और शब्द के पर्यायवाची, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पहचान ही जाओगे, यानी शब्द और उसके समानार्थी शब्द जिन्हें हम पर्यायवाची बोलते हैं। शब्द और उन शब्दों के विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मैंने कुछ टाइप्स निकाले हैं वर्ड सिमिलरिटी के, कि शब्द समरूपता कितने टाइप से क्वेश्चन बनने की चांस होते हैं। अब देखिए यही नहीं होते, इससे और भी बहुत सारे होते हैं जो बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने जो ज़्यादा एग्जामों में बार बार आते हुए देखा है उन सारे टाइपों के सिमिलरिटी को मैं लेके आया हूँ। फिर भी कल बच गया होगा वो हम क्वेश्चनों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ आ गया कि कितने टाइप की वर्ड सिमिलरिटी हो सकते हैं, किन किन में वर्ड सिमिलरिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करें हम क्वेश्चनों को शुरू करें। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पहले ही पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो एनालॉजी पढ़ा था उसमें कर चुके हैं, जो कि नंबर सिमिलरिटी के क्वेश्चन थे। हम क्वेश्चन नंबर 26 से वर्ड सिमिलरिटी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो 26 में कार का संबंध गैराज से है, वैसे ही हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। यानी कार रिलेटेड है गैराज से, वैसे ही हवाई जहाज से। तो आप समझ पा रहे हैं कि कार का रिलेशन गैराज से है, तो आपको हवाई जहाज का बताना है। हवाई जहाज मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो वर्ड वाले होते हैं आपकी नॉलेज पर डिपेंड होते हैं कि आप शब्दों के बारे में कितना जानते हो और उनके संबंध को कितना जानते हो।
जैसे कार का गैराज से क्या संबंध है, यानी कार जहाँ पर खड़ी की जाती है या जहाँ पर रखा जाता है कार को, उसको क्या कहा जाता है, गैराज। तो यानी कार के रहने का स्थान है ये, या रखने का स्थान है गैराज। वैसे ही हवाई जहाज को कहाँ खड़ा किया जाता है, हवाई जहाज का रखने का स्थान क्या है, हैंगर। क्या है, हैंगर। कार यानी हवाई जहाज जहाँ पर खड़ा किया जाता है उसको हैंगर कहा जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राजा का निवास स्थान महल, यानी राजा का संबंध महल से है, तो एस्किमो का संबंध क्या है। राजा महल से रिलेटेड है, वैसे ही एस्किमो को संबंध किससे है, एस्किमो। तो देखिए इतना तो समझ में आ रहा है कि राजा जहाँ पर रहता है उसको महल कहा जाता है, ठीक है। तो एस्किमो जहाँ रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा, पहले तो समझिए एस्किमो क्या होते हैं। एस्किमो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीले एरियो में एक तरह के लोग पाए जाते हैं, लोग नहीं कह सकते, एक तरह से पशु की प्रजाति होती है एस्किमो, जो बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ झड़ती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ पर एस्किमो पाए जाते हैं। और ये एस्किमो कहाँ रहते हैं, एस्किमो उन्हीं बर्फ़ में गुफा बना लेते हैं, एक तरीके से एक हाट, एक झोपड़ी सी बना लेते हैं एस्किमो, और उस हाट को या उस झोपड़ी को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू। तो एस्किमो कहाँ रहते हैं, इग्लू में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समझ गए। तो राजा का संबंध महल से हुआ, तो एस्किमो का संबंध किससे, इग्लू से है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इटली का संबंध रोम से है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है। आप समझ पा रहे हैं, इटली का रिलेशन रोम से है। ऑस्ट्रेलिया का संबंध बताना है कि किससे है, ऑस्ट्रेलिया। तो इटली, इटली क्या है, देश, और रोम क्या है, इसकी राजधानी। तो आपको पता चलेगा देश और राजधानी का संबंध है। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया भी देश है, तो देश ऑस्ट्रेलिया है, तो इसकी राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बहुत सही आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर देश और देश की राजधानी से संबंध है। तो इटली देश है जिसकी राजधानी रोम है, वह ऑस्ट्रेलिया देश है और उसकी राजधानी है कैनबरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। गुजरात का रिलेशन हम अहमदाबाद से है। गुजरात का संबंध अहमदाबाद से है, तो उत्तर प्रदेश का संबंध बताना है कहाँ से होगा। उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। अब देखिए गुजरात और अहमदाबाद, ये तो पता है गुजरात के अंदर अहमदाबाद एक शहर है, क्या शहर है, यानी गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य में अहमदाबाद एक शहर है। लेकिन केवल शहर का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि शहर तो गुजरात में और भी हैं, सूरत है, गांधीनगर है, और भी बहुत सारे शहर हैं बड़े बड़े। तो क्या क्या रिलेशन है गुजरात का अहमदाबाद से, केवल शहर होने का नहीं। गुजरात की राजधानी की बात करें तो राजधानी तो गांधीनगर है, तो गांधीनगर नहीं है। गुजरात का जो न्यायालय है, गुजरात का न्यायालय, उच्च न्यायालय, वो कहाँ है, अहमदाबाद में। वैसे ही उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, समझ गए। यानी राज्य और राज्य के उच्च न्यायालय से संबंध है। तो गुजरात राज्य है, उसका उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। उत्तर प्रदेश राज्य है, उसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दवा का संबंध बीमारी से है, वैसे ही पुस्तक का संबंध किससे होगा। दवा रिलेशन है बीमारी, तो आगे पुस्तक
किससे रिलेटेड होगी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन का कंटेंट समझ में आ रहा है? सभी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब देखिए, दवा का संबंध बीमारी से है, वैसे ही पुस्तक का संबंध। बताइए जल्दी, फटाफट आंसर करके बताइए एक बार कमेंट। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन ए ज्ञान, बी अध्ययन। अरे वाह, सबसे ज़्यादा ए ज्ञान। ज्ञान भाई देखिए कैसी बात कर रहे हो। देखिए समझिए, यहाँ पर यही बात समझिए, दवा का संबंध बीमारी से। क्या दवा से बीमारी मिलती है? यानी पुस्तक से ज्ञान मिलता है, आपने लगा लिया, तो दवा से बीमारी मिलती है, यानी दवा से बीमारी मिलती है हमें, है ये कहना चाह रहे हो आप? कैसी भाई, दवा से बीमारी खत्म होती है, यानी दवा से बीमारी का इलाज होता है, खत्म होती है दवा से बीमारी। तो यह खत्म होने का संबंध है दवा से। तो पुस्तक से क्या खत्म होता है? अज्ञान। पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन खत्म क्या होता है? अज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, न कि बी, सॉरी न कि ए और बी, ये दोनों सब गलत है। समझ गए? बहुत देखिए इतना सा फर्क होता है। क्वेश्चन तो आसान होता है, लेकिन बात समझ का होता है, समझ का फर्क होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने कोई गलती नहीं किया। समझ गए? बीमारी दवा से खत्म होती है, तो पुस्तक से क्या खत्म होता है? अज्ञान खत्म होता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। कैसा लगा क्वेश्चन? मस्त। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो लाइक तो कर दो भाई, लाइक तो बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सेशन को शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पंजाब का संबंध भांगड़ा से। पंजाब का संबंध भांगड़ा से, तो उत्तर प्रदेश का संबंध पंजाब भांगड़ा, तो उत्तर प्रदेश का संबंध बताइए किससे बनेगा? पंजाब जानते हो, पंजाब तो राज्य है, सब जानते हैं, और भांगड़ा नृत्य। बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आ रहा है। यानी राज्य और राज्य का नृत्य, यानी पंजाब का नृत्य क्या है? भांगड़ा। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक। बिल्कुल सही, कथक। तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? कथक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना सबको एक एक बात? बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। फेदोमीटर का संबंध समुद्र की गहराई से है, वैसे ही कंपास का संबंध किससे है? यानी फेदोमीटर से समुद्र से की गहराई। अब ये हो गया आपका मापक यंत्र और मापक राशि। यानी यह यंत्र है, ये एक यंत्र है जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। फेदोमीटर एक यंत्र है जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। वैसे ही कंपास भी एक यंत्र है। ये क्या है? यंत्र है जिससे क्या मापा जाता है? तो कंपास से मापा जाता है दिशा। कंपास से क्या नापी जाती है? दिशा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कार्य का संबंध जूल से है, तो प्रतिरोध का संबंध किससे है? कार्य का संबंध जूल से है, तो प्रतिरोध का संबंध किससे है? प्रतिरोध। तो कार्य एक भौतिक राशि है और जूल इसका मात्रक है। तो राशि यानी भौतिक राशि और मात्रक का संबंध बनना है। तो प्रतिरोध
तो प्रतिरोध भी एक भौतिक राशि है जिसका संबंध ओम से है, यानी इसका मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। समझ के? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट करके बताइए। सरता का संबंध नदी से है तो गिलानी का संबंध किससे होगा? बहुत बढ़िया, क्या क्या आंसर कर रहे हैं। सरिता और नदी में संबंध है तो गिलानी का किससे संबंध होगा? करिए। सरता और नदी क्या संबंध है? दोनों समानार्थी नहीं है ये, यानी सरता को ही तो नदी कहा जाता है या नदी को ही तो सरता कहा जाता है, ये पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची होता है सरता। तो वैसे ही गिलानी, गिलानी का पर्यायवाची क्या होगा? गिलानी का समानार्थी शब्द क्या होगा? गिलानी जानते हो ना? गिलानी का मतलब होता है नफरत, द्वेष। द्वेष यानी घृणा करना, किसी से द्वेष करना, वो उसको गिलानी बोलते हैं। तो द्वेष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कुरूप, कुरूप का संबंध सुंदर से है तो देवता का संबंध किससे होगा? कुरूप का सुंदर तो देवता का रिलेशन। तो कुरूप, कुरूप जिसका मतलब रूप अच्छा ना हो, क्लियर ना हो, मतलब अच्छा ना लगता हो देखने में, वो कुरूप है। और एक सुंदर, सुंदर मतलब उसका चेहरा बहुत अच्छा हो, दिखने में अच्छा लग रहा हो, तो वो सुंदर हो गया। तो ये दोनों कैसे हो गए? दोनों विलोम नहीं हो गए? दोनों विलोम नहीं हो गए, अपोजिट वर्ड नहीं हो गए। तो वैसे ही देवता का अपोजिट क्या होगा? रक्षक, स्वर्ग, ईश्वर, राक्षस। क्या होगा? राक्षस। बिल्कुल, देवता का राक्षस होगा अपोजिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आदमी का संबंध भीड़ से है, वैसे ही सैनिक का संबंध। आदमी का संबंध भीड़ से तो सैनिक का संबंध किससे होगा? सैनिक का संबंध। तो आदमी यानी एक आदमी क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक औरत है, उसको तो एक पर्सन कहा जाएगा। लेकिन यही आदमी इकट्ठा हो जाए, एक जगह पर बहुत सारे आदमी हो जाएं, तो इसको क्या कहेंगे हम? भीड़। तो एक व्यक्तिगत है, ये एक व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएं तो ये क्या बन जाएगा? व्यक्तियों को, समूह को क्या कहते हैं हम? भीड़ कहते हैं। वैसे ही सैनिक, सैनिक मतलब एक सोल्जर, एक सिपाही, और ये सिपाही एक है तब तक वो सैनिक है। लेकिन ये बहुत सारे सिपाही मिल जाएं, यानी सभी सिपाही एक जगह पर हों, तो इसको पूरे को क्या कहा जाता है? आर्मी। क्या कहा जाता है? आर्मी। आर्मी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आर्मी है। समझ गए? आदमी से मिलकर भीड़ बनता है, सैनिक से मिलकर आर्मी बनती है। समझ के? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। खुर का संबंध घोड़ा सा है तो पंजा का संबंध किससे होगा? खुर से घोड़ा का संबंध है, वैसे ही पंजा से किसका संबंध होगा? खुर घोड़ा, यानी घोड़े का जो पैर होता है, पैर के नीचे का सबसे नीचे का हिस्सा जो तला होता है, तब उसको क्या बोला जाता है? खुर बोला जाता है, उसको खुर बोला जाता है। वैसे ही पंजा, पंजा किसका होता है? बकरी का नहीं, ऊंट का नहीं, गाय का नहीं, बिल्ली का। बिल्ली का जो पैर होता है, बिल्ली जब पैर होता है और पैर के नीचे हिस्से को क्या बोला जाता है? पंजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंजा, बिल्ली के। समझ के? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पिघलना मतलब तरल, जमना क्या होगा? यानी पिघलता, जब कोई चीज़ पिघलती है, पिघलती है तो उससे क्या बनता है? तरल बनता है। तरल, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलती है तो उससे क्या बन जाता है? पानी। और पानी क्या है? तरल है। वैसे ही कोई चीज़ जमती है
कोई चीज़ जमेगी तो उससे क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगी। बर्फ़ तो एक वस्तु हो गई, लेकिन यहाँ पर स्थिति पूछ रहा है, यानी पिघलने के बाद जो स्थिति बनती है वो तरल की बनती है। वैसे जमने के बाद स्थिति किसकी बनेगी, बर्फ़ की? बिल्कुल नहीं। पानी की? नहीं। गैस की? नहीं। ठोस, यानी जमकर क्या बनता है, ठोस बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या आएगा, ठोस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। शेर का संबंध पंजा से है, ईगल का संबंध, अभी मैंने बताया जस्ट कि शेर, जैसे ये शेर है तो शेर का जो पैर होता है और उसके पैर का नीचे का वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, पंजा होता है। वैसे ही ईगल मतलब बाज का आकार का तरफ होता है, एक पक्षी होता है ईगल, और इसका पैर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, खुर नहीं, फुट नहीं, किलो क्या कहा जाता है, किलो, आर्म नहीं, किलो। तो ईगल को का संबंध किलो से है, ईगल का संबंध किलो से। समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ गए। तो इस तरीके से वर्ड सिमिलरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी मैंने कॉमन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे वैसे रिवाइज कराए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही वाले क्वेश्चन बने, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैंने पहले बताया है कि ये जितने भी वर्ड सिमिलरिटी के क्वेश्चन आते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज पर डिपेंड है। अगर आप जानते ही नहीं हो कि पिघलने के बाद जो अवस्था बनती है वो तरल बनती है, तो आपको इनका रिलेशन ही समझ में नहीं आ रही है, तो जमने के बाद क्या अवस्था बनेगी ये आप नहीं बता पाओगे। इसलिए नॉलेज होना होगी आपको, जनरल नॉलेज, तो आप जरूर इसका सही आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे लेटर सिमिलरिटी के होंगे, यानी अक्षर समरूपता के। अक्षर समरूपता के थोड़े आसान होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 40, RI का संबंध MN से है, वैसे LO का संबंध किससे है? RI का संबंध M और N से है, वैसे ही L और O का संबंध बताना है किससे होगा। तो जितने भी लेटर से क्वेश्चन बनते हैं, अक्षरों से क्वेश्चन बनते हैं, सबका एक ही लॉजिक होता है, वो लॉजिक होता है इनकी प्लेस वैल्यू। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद रहती है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, तुरंत क्लू मिल जाएगा, तुरंत आपको लॉजिक मिल जाएगा क्या लॉजिक लगा है। जैसे R होता है आपका 18 और I होता है 9, इधर इनसे जो संबंध बना है वो M है, M होता है आपका 13 और N होता है 14। तो क्या ये नहीं समझ में आ रहा, 18 का 13 हो गया, 9 का 14 हो गया, तो 18 का 13 हो गया, इसका मतलब 5 माइनस हो गया, 9 का 14 हो गया, इसका मतलब प्लस 5 हो गया, यानी 5 माइनस किए 5 घटे। तो आप भी एक बार इधर ऐसे ही करके देख सकते हो। जैसे ये L 12 पर है और O 15 पर है, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 पर क्या आता है G, बिल्कुल सही। और इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 पर क्या आता है T, तो GT क्या आएगा, GT, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है, GT हो गया। समझ गए, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आप प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप तुरंत लॉजिक पहचान लोगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, RPS का संबंध है ONQ से, वैसे ही TDS का संबंध बताना है किससे होगा, TDS, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जॉब लो फिर तुम्हारा TDS कटेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, RPS का तो R 18, P 16 और S 19, O 15, N 14 और ये 17 बनाओ। 18 से 15 हुआ तो समझ में आ रहा है कि 3 माइनस हुआ, 16 से 14 हुआ 2 माइनस हुआ, 19 से 17 हुआ 2 माइनस हुआ। तो आगे भी यहाँ पर बनाएंगे T 20, 4
और 19। 3, 2 और 2 माइनस करना है, तो 3 माइनस करेंगे तो Q, और D में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे P, और ये Q। क्यू बी क्यू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताओ, कोई दिक्कत? समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन। CAT कैट का रिलेशन, कैट का संबंध GZX से, वैसे ही DOG डॉग का संबंध बताना है। C 3 A 1 T 20, इधर G 7 Z 26 और X 24। कैसे बनाए? 3 से 7 मतलब 4 जोड़ा, चलो समझ में आ रहा है। 1 से 26 25 जोड़ा, और 20 से 24 4 जोड़ा, यानी पहले और दूसरे में 4 4 जोड़े, ये तो तीसरे में 4 4 जोड़े। यहाँ तो समझ में आ रहा है, +4 और +4। तो पहले आप इससे यहीं से करके देख लो कि यहाँ पर +4 करो और इसमें +4 करो, तो ये 4 पर होता है 4 और 4 8, 8 पर होगा H, और ये 7 पर होता है 7 और 4 11, 11 पर होगा K। क्या H और K कहीं आ रहा है? H K तो कहीं आ नहीं रहा, तो ये तो 4 प्लस वाला लॉजिक ख़त्म हुआ। पहला अक्षर H और लास्ट वाला, लेकिन ऐसा तो कहीं आ नहीं रहा। तो अब देखिए दूसरा सोचते हैं। हाँ, ऐसे सोचिए कि C का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? X होता है। A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है, और T का अपोजिट G होता है। बहुत बढ़िया, यानी इनके उल्टे का आपको अपोजिट करके बना दिया। T का अपोजिट G, A का अपोजिट Z और C का अपोजिट X, यानी अपोजिट बने हैं। तो वैसे ही G का अपोजिट क्या होगा? T, O का अपोजिट L और D का अपोजिट W, तो TLW, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अपोजिट लिखें, ठीक है, अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। RKGM का संबंध VHDQ है, वैसे ही NOTE का संबंध बताना है किससे है? R 18, K 11, G 7, M 13, इधर V 22, H 8, D 4 और Q 17। लगाइए, 18 4 22 सही है, 11 और 3, 11 में से -3 8, 7 में से -3 4 और 13 में 4, हाँ बिल्कुल सही है। पहले लेटर और लास्ट लेटर में 4 प्लस, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर में 3 माइनस, ये हो रहा है। कर दो आप भी, तो इसमें 4 प्लस करो, लास्ट वाले में 4 प्लस करो, तो ये 14 पर होता है 14 4 18, 18 पर होगा R, ये 5 पर होता है 5 और 4 9, RI, फर्स्ट लेटर R और लास्ट लेटर I। यहाँ 2 जगह आ रहा है B और D। आगे चेक करो, O में से 3 माइनस करेंगे, यानी 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, 12 पर L आएगा, L ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, RTGS का संबंध TRSG, नेक्स्ट HORD का संबंध बताना है, क्या होगा? तो RTGS देखिए जैसे समझ में आ रहा है ना, RTGS ये अक्षरों को अपोजिट नहीं कर दिया, यहाँ TR कर दिया और इसको SG कर दिया, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, पेयर में एक्सचेंज कर दिया। अब भी पेयर में एक्सचेंज कर दो, OHDR, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। को लास्ट क्वेश्चन, NPCID का संबंध KMEHC से है। तो आपको
सॉरी VMWRC का बताना है क्या बनेगा। यहाँ रखिए N 14, P 16, C 3, I 9, D 4, इधर K 11, M 13, E 5, H 8 और C 3 बना के देखिए। 14 से 11 हो गया, समझ में आ रहा है 3 माइनस हुए होंगे। 16 से 13 हो गया, 3 माइनस हुए। 3 से 5 हो गया, यानी यहाँ 2 प्लस हुए। 9 से 8 हो गया, 1 माइनस। 4 से 3 हो गया, 1 माइनस। बहुत बढ़िया। पहले 3 माइनस 2 में, फिर 2 प्लस तीसरे में, फिर 1 माइनस। यहाँ भी करो, यानी आपको यहाँ 3 माइनस करना है, यहाँ भी 3 माइनस करना है, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस। तो V है, V 22 पर हो, 22 में से 3 माइनस होंगे 19, 19 पर S। M 13, 13 में से 3 माइनस गए तो J 10। और W 23 और 2 25, 22 Y। और 18 में से 1 माइनस गया तो Q। और C में से 1 माइनस करेंगे B। ये बनेगा SJYQB। SJYQB ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत क्यों। ये थे आज के सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। बताइए कैसा लगा। मैं आता हूँ स्क्रीन पर, बताइए भाई कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा कंटेंट है। मस्त समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए कंटेंट में मैंने आपको गारंटी दी है कि कंटेंट आपको बहुत ही सटीक एग्ज़ाम लेवल वाला, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, और आगे भी ऐसे ही लाता रहूँगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक बनता है, लाइक करिए। कंटेंट बनाने में ऐसा, सेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समझते हो ना आप। अगर आपको लगता है कि मेहनत की गई है कंटेंट बनाने में और सेशन बनाने में, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में, सारे ग्रुपों में, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह पर सेशन को पहुँचाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतरीन कंटेंट की तैयारी की बहुत मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। फिर कहूँगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, और इसी बेहतरीन कंटेंट के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आगे वाले सेशन में। अभी ये एनालॉजी था, आगे का टॉपिक और भी अच्छा खास लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।